सा दिल और इसके क्या गम जी, यूं ही बातें बनाते हैं हम जी, यूं ही बातें बनाते हैं हम जी। कैसे आखिर न रंग खेले हम, कैसे आखिर न रंग खेले हम। दिल लहू हो रहा है जानम जी, यूं ही बातें बनाते हैं हम जी, यूं ही बातें बनाते हैं हम जी। बहुत खूब। अच्छा, किस उम्र में ख्याल आया कि जॉन की शायरी को गाना चाहिए? यार ख्याल तो मतलब उस तरह से इतना क्लियर तो नहीं था कि गाना चाहिए। बस ये है कि वो जब पढ़ रही थी तो मज़ा आने लगा, और क्योंकि गाना ही काम था तो फिर बस उसको बनाया। जिस तरह से आप जॉन को गाते हो, कंपोज करते हो, यू मेक इट साउंड सो इजी और इतना समझने में आसानी कर देते हो कि लगता है कि कोई बात ही नहीं है, मतलब बहुत मज़ा आता है इसका। तो इसका मतलब ये है कि ख़ुद जब आप कंपोज कर रहे होते हो, जब आप उसको तैयार कर रहे होते हो, तो आप उसके इन डेप्थ, उसके मतलब में, उसकी सोच में, उसकी समझ में जाते होगे। सो हाउ इट वर्क्स, प्रोसेस क्या है? यार शायर, एक तो मुझे शायरी पसंद भी थी, और फिर जब आपको समझ आने लगती है और आप उससे रिलेट करने लगते हैं ना, तो फिर चीज़ें कहीं ना कहीं मज़ा आ रहा होता है तो आसान भी लगना शुरू हो जाती हैं। तो जब मैं जॉन एलिया को पढ़ रही थी तो मतलब मैं इस तरह अगर एक शेर लिखती थी तो उस पर एक शाख बनी होती थी कि ये मतलब है इसके, फिर उसमें 2 शाखें और जा रही हैं उसके, फिर मतलब है, मतलब उसको खोलती थी शेर को, तो मज़ा आ रहा था। तो वो जब फिर आप कंपोज करते हैं तो शायद वो फिर इजी, मतलब आपको समझ आ जाता है शेर, तो फिर वो थोड़ा आसान हो जाता है। यही वजह मुझे लगता है हो सकती है। और एक पूरा लॉन्ग प्रोसेस तो ये है कि वो ऐसा नहीं था कि मैंने चीज़ें डिसाइड की हुई थी कि भाई ये गज़लें मैंने कंपोज करनी है, ये बनाना है। बस वो होती जा रही थी, और वो इस तरह से हुई कि पूरा फिर मुझे जितना मैं समझ सकी, मुझे उन गज़लों में शुरू से लेके आखिर तक वो चीज़ नज़र आई। तो मुझे उस वक्त लगा, मैंने कहा हाँ यार ये मुझे मुकम्मल लग रहा है। हालांकि मैंने 12 गज़लें कंपोज की थी, जिसमें से मैंने 10 रिलीज़ की, 2 मैंने रिलीज़ नहीं की। तो वो फिर क्योंकि मेरा हस्बैंड भी म्यूजिशियन है, तो फिर हम मिलकर एक फ्यूजन सा बन गया, और हम हर दूसरे दिन बना रहे होते थे गाना, कभी डिस्कार्ड करते थे, कभी बनाते थे। तो इस तरह से था प्रोसेस। लेकिन जॉन एलिया की शायरी उस वक्त तो मुश्किल लग रही थी, लेकिन करने के बाद अब मुझे लगता है नहीं, इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है। अच्छा शिमला, अगर अपना गुलकारी का सफ़र, आप जैसे हमने कई बार भी डिस्कस किया, गुफ्तगू हुई और जब अपने गाना शुरू किया, गाना या तो आपके अंदर होता है या नहीं होता, मुझे ऐसा महसूस होता है। हो सकता है मैं ठीक ना समझती हूँ, लेकिन अल्फाज की समझ हर एक को नहीं होती है। अल्फाज से दोस्ती कब हुई? मुझे लगता है अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते उसके बगैर। मतलब एक तो ये होता है ना कि आप कहीं बैठे हैं और आप बस बैठे हुए हैं और महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो महसूस आप कितनी देर तक कर सकते हैं, आप बोर हो जाएंगे। तो अगर आपने इंसानों के साथ रहना है तो आपको अल्फाज तो फिर बहुत ज़रूरी हैं। तो मुझे फिर हैरान भी बहुत करते थे, जैसे ख़ास तौर पे जॉन एलिया के, कि तू है पहलू में फिर तेरी खुशबू होके बासी कहाँ से आती है। तो आप जब कोई भी नई चीज़, आर्टिस्ट क्योंकि एक्सेप्ट करता है बहुत जल्दी चीज़ें, क्योंकि वो चाहता है कि उसे एक्सेप्ट किया जाए, तो अब बासी का लफ्ज़ आता है तो आप कहते हैं यार ये कुछ अलग है। लेकिन फिर जब आप शेर को समझते हैं तो आप कहते हैं यार ये, तो फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि समझ आती जाती हैं चीज़ें। और अल्फाज मुझे लगता है कि कहीं से गिरते पड़ते लुढ़कते खिसकते आ रहे होते हैं, एक हिस्ट्री उनकी, तारीख़ है, और वो वहाँ से होते हवाते आते हैं, तो उनकी अपने अपने दुख हैं, अपनी अपनी खुशियाँ हैं अल्फाजों की। तो बस मैंने उनका मज़ा जब से लेना शुरू किया तो मुझे लगा कि फिर वो काम भी बस वही, और मुझे अल्फाजों से कहानियाँ बनाना अच्छा लगता है। अब इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद असल में मुझे कहानी सुनने और सुनाने का शौक़ है, तो उसी के बीच में फिर वो गाना भी बन जाता है कुछ।
अच्छा, और लोग सुन भी लेते हैं, ये देखें। लोग सुनते हैं, बहुत शौक से सुनते हैं। मैं जब कोई भी आपकी मतलब गाने सुनती हूँ कंपोज किए हुए, तो मैं बड़ा मतलब बहुत मज़ा उसका लेती हूँ, बड़ी खुशी महसूस करती हूँ कि समवन हैज़ डन एक्सीलेंट वर्क, जो कि रन ऑफ द मिल नहीं है, जो आपके साथ रहता है। और बहुत सारी दफ़ा होता है कि आपके जहन में कोई गाना, कोई लफ्ज़, कोई कैफियत जो है वो रह जाती है, और आप गुनगुनाते रहते हो अपने ध्यान में, आपको मालूम ही नहीं होता। ये वाली कैफियत आपके गानों से जो मेरी वाकफियत है, दोस्ती है, वो सवाल से है। अच्छा, मुझे जब हम अपना काम जब स्टार्ट करते हैं, कोई भी आपका फ़न का सफ़र जो होता है, तो कोई एक वो लम्हा होता है जहाँ से आपको चाहते हुए ना चाहते हुए, जानते हुए ना जानते हुए आपका आगाज़ हुआ होता है। और जब मुड़ के आप देखते हैं, हम कहते हैं कि हाँ, वो मौका था या वो ऐन लम्हा था जब ये कुदरत की तरफ से डिसाइड हो गया कि अब यहाँ से आगे जाना है। सो आप जब पीछे मुड़ के देखते हो, वो शुमाइला जिसने भी गुलकारी करनी नहीं स्टार्ट की, जो कभी बेध्यानी में गुनगुनाती होगी, जो गुफ्तगू करती होगी घर वालों से, अपने इर्द गिर्द वालों से, वो कौन सा नाम आपको लगता है कि वो डिसाइड करने के लिए एक वो अचल हकीकत के लिख दिया गया कि अब ये आगे से ये सफ़र बनेगा? कोई ऐसा? 8 साल की मैं रही होंगी, और फिल्म आई थी माचिस। ओके, ठीक। गुलजार साहब, तो गुलजार साहब की फिल्म आई थी। तो मैंने वो फिल्म जब देखी, तो उसका म्यूज़िक जब मैंने सुना तो मैं बहुत रोई। मैंने कहा यार, ये कुछ है जो मुझे रोना आ रहा है। 8 साल की उम्र? हाँ, 8 साल की। मैंने कहा ये कोई बात है जो मुझे, उसके पंजाबी गाने थे, मुझे पंजाबी इतनी, हालांकि हम पंजाबी फैमिली से हैं, लेकिन पंजाबी मुझे उस तरह से नहीं आती थी। ठीक है। तो मैंने जब पंजाबी के वो गाने उसके अंदर सुने, और दूसरे गाने भी सुने गुलजार साहब के, और वो क्योंकि वो पंजाब पे थी वो फिल्म, पंजाब का जो दर्द रहा, और उस पर जब फिल्म उन्होंने बनाई, तो उस वक्त तो छोटी थी, इतना तो कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने कहा इस म्यूज़िक में कुछ है, और वो विशाल भारद्वाज साहब का म्यूज़िक था। अच्छा, मुझे ये लगा कि ये गुलजार साहब का ही म्यूज़िक है, क्योंकि अक्सर फिल्मों में उनका लिखा हुआ होता था, उस वक्त इतना तो पता नहीं होता था, सिर्फ यही था कि ये डायरेक्टर हैं, तो वो फिल्म भी वही लिखते थे, वो सब कुछ। तो मुझे लगा कि ये म्यूज़िक भी उन्हीं का है। बहुत बाद में जब मैंने कैसेट ली और मुझे पता लगा, तो मैंने फिर उनके गाने सुनना शुरू कर दिए। ठीक है। इस तरह फिर A.R. रहमान मेरी ज़िंदगी में आए। तो इन दोनों लोगों का जो प्रोसेस था वो बहुत बहुत ऑर्गेनिक था, फील के साथ था, कि जहाँ जा रही है कोई चीज़ डिटेल के साथ था बहुत ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है, मैं उस वक्त जो सुन रही थी तो वो डिटेल ही सुन रही थी मैं उनकी। तो वहाँ उस वक्त तो मुझे ये था कि मुझे मज़ा आ रहा है, और मैं गाती भी थी गाने को। लेकिन असल गाना मुझे जो मैंने फ़ैसला लिया था वो ये था, जब हम एक घर में शिफ्ट किए, तो नीचे घर था और मैं रह रहे थे हम, क्योंकि काफ़ी बड़ी फैमिली थी, तो ऊपर घर बन रहा था। अच्छा। तो ऊपर जो घर बन रहा था, उस घर में सीली सीली दीवारें। अच्छा। और वो रात को जब सब सो जाते थे तो मैं रिकॉर्डर पे अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनती थी कि ये सुनाई कैसे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं चल रही। ठीक। तो जब मैंने सुनी तो मुझे वो गाना था, गुड़ से मीठा इश्क, इमली से खट्टा इश्क। ठीक, सौदागर फिल्म का गाना। ठीक। तो उस वक्त मैं मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर में रही होंगी, या मैट्रिक में, ऐसे कुछ था। ठीक है। जब मैंने वो गाना गाया तो मैंने कहा यार, मैं तो सिंगर ही बनूंगी। ओके। हालांकि मैं उसमें फाइन आर्ट्स पढ़ रही थी। अच्छा। और फिर कॉलेज में भी फाइन आर्ट्स, फिर आगे बैचलर्स भी फाइन आर्ट्स। तो वो खैर अब्बा ने कहा कि पढ़ाई कंप्लीट करो, लेकिन मुझे ये पता था कि यार मुझे इसी में मज़ा आ रहा है। ठीक है। हालांकि पेंट करने में मुझे मज़ा आता है, लेकिन इसमें मुझे, और शायद उस वक्त ऐसा भी होता है कि 4 लोग आपकी तारीफ़ भी करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है कि भैया आप, क्योंकि घर में सबसे छोटे होते हैं, तो आपको लगता है आप कुछ हैं वाला सीन होता है। और बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें उस तरह नहीं रहती। तो वो शायद मोमेंट रहा होगा जब मैंने ये सोचा। लेकिन उस वक्त मैंने ये बात किसी को बताई नहीं, क्योंकि हम लोग उस घराने से नहीं थे जहाँ पे आपको म्यूज़िक सिखाया जाए उस तरह से। फिर मैं बहुत से उस्तादों के पास भी गई। उस्ताद फ़तेह अली खान साहब के साथ में कोई तकरीबन 1.5 साल उनके साथ में शागिर्द उन्होंने मुझे बनाया था अपना, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी शागिर्द नहीं थी उनकी। अच्छा। वो खासे बूढ़े हो गए थे, वो उनके पास भी वक्त नहीं था, बीमार वो रहते थे। लेकिन जो कान में उनका पड़ता रहा, वो उससे भी मैं सीखती रही। अच्छा। फिर एक अभी बात बहुत लंबी हो जाएगी, आप नहीं आप प्लीज़, दैट इज़ लवली। फिर उसके बाद मैं कॉलेज में जब गई तो उसके बाद हम अमेरिका चले गए। ठीक है। अमेरिका हमें एक वर्कशॉप्स पे ले गए। ओके। और वहाँ पर एक अलग तरह से मेरी ग्रूमिंग हुई। अच्छा। और वोकल की ट्रेनिंग हुई। तो वो ईस्टर्न वेस्टर्न मिक्स होके कुछ बन गया। अच्छा। लेकिन मुझे कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो टीना सानी ने बहुत मेरी हेल्प की, टीना जी ने। ठीक है। अभी तक मतलब कोई भी गाना होता है मैं उनको भेजती हूँ। अच्छा। उनका मेरा ताल्लुक़ एक बहुत ही दोस्ताना ताल्लुक़ है। सही। लड़ाइयाँ भी होती हैं इख्तिलाफ़ राय भी होता है। और लेकिन वो मुझे हमेशा जेन्युइनली बताती हैं। और इसके अलावा, म्यूज़िक के अलावा उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है।
दूसरी और चीज़ों में, जैसे आप एज एन आर्टिस्ट फंसे हुए होते हैं बहुत, कि आपको लगता है बस जल्दी जल्दी से कुछ हो जाए और ये वो। तो वो कहती थी नहीं, जल्दी जल्दी कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा शुमाइला, मुझे ये बताएं कि जब आप कोई भी फ़नकार जो है वो चाहे शायरी करे या पेंटिंग करे या गुलकारी करे, जब वो शुरू करता है अपने काम का आगाज़ करता है, ख़ुद को डिस्कवर कर रहा होता है, तो उसके जो इब्तदाई क्रिटिक होते हैं उसके करीबी हल्के के लोग होते हैं, घर वाले, कोई करीबी दोस्त, कोई इंतहाई जिसे कहते हैं ना बहन भाइयों में से या वालदैन में से, जिनसे कंफर्ट जोन भी होता है और उनकी राय का मालूम होता है कि वो गलत बात नहीं कर रहे होंगे, समझ भी रखते होंगे। ये शर्फ आपकी लाइफ में किसको हासिल है? ये मेरी फैमिली में से मेरे बड़े भाई और मेरी बहन। अच्छा। हाँ, खैर उन्होंने तो फिर गाना उस तरह से प्रोफेशनली तो नहीं गाया, लेकिन वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हम उनको देखते थे गाते हुए, स्कूल में वो गाती थी, तो हमें कोई तराना मिल गया तो हम बहन के पास वो हमें तैयार करा देती थी। तो उनकी बहुत ही हसीन आवाज़ थी उनकी, तो उनको गाना मैं सुनाती थी। और बड़े भाई को तो मैं आज तक गाने भेजती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा पहला गाना उन्होंने ही लिखा था। ओके। क्योंकि पहला गाना जब मुझे कंपोज करना नहीं आता था, तो दूसरों के गाने गाते थे, दूसरे सिंगर्स के, तो उन्होंने मुझे गाना लिख के भेजा। और वो फिर मेरा एक दोस्त था, उसने कुछ हेल्प की, फिर एक और दोस्त ने, फिर मैंने, वो मिला के एक गाना बना। और उसके बाद मैंने उसको एक जगह से बनवाया। अच्छा। ये भी नहीं पता था स्टूडियो में क्या था, माइक क्या, थोड़ा बहुत सेंस थी क्योंकि अमेरिका में हमने रिकॉर्डिंग्स वगैरह की थी, तो कुछ आइडिया था। अच्छा। वो होते होते करते कराते गाना बना, वो पसंद नहीं आया, फिर एक दफ़ा दोबारा बनवाया वही गाना, फिर तीसरी दफ़ा वो गाना बना, और फिर वो हमने उसकी एक वीडियो बनाई, वो रिलीज़ हुआ। उसके बीच में मैं और गाने कंपोज कर रही थी, वो मुझे लिख के भेज रहे थे, लेकिन शायद वो सही टाइम नहीं था एल्बम के लिए। अच्छा। क्योंकि उस वक्त एल्बम्स होती थी। ठीक। ये है बात 2010 की। 10 में एल्बम्स मेरे ख्याल से ख़त्म हो रही थी, और वो एक डार्क एरा भी रहा 2010 से लेके 2020 तक, बल्कि मेरे ख्याल से 15 तक ही वो ख़त्म हो चुका था। 7-8 से जो शुरू हुआ था, और उससे पहले तो एल्बम्स वगैरह आती थी और इंडिया भी जा रही थी जगहों पे। सही। लेकिन जब तक मैंने एल्बम, लेकिन मुझे लगा कि यार ये जो मेरी एल्बम के कुछ 6-7 गाने बन चुके थे। अच्छा। और मैं उसे रिलीज भी कर सकती थी। हम किस एल्बम की हम जाने की बात कर रहे हैं? नहीं, हम जाने की बात नहीं, हम उससे पहले। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके। कुछ गाने मेरे भाई ने लिखे थे, कुछ मैंने लिखे, कुछ 4-5 लफ्ज़ डाले, लेकिन ये था कि वो सारा दिन मेरा ना स्टूडियोज़ में लोगों के साथ, ये नहीं करो, ये कर लो, अरे तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें तो ये करना चाहिए। आवाज़ भी मेरी सही तरह बन नहीं पा रही थी, क्योंकि ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स को आदत है कि वो जो बहुत ऊपर गवाना है एक लड़की को हाई पिच में, और उसी में सुनने की उनको आदत थी। तो मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, बहुत फॉल्सेटो। शुरू में लगता है शायद सारी लड़कियाँ उस तरह से नहीं सीखी हुई होती, तो वो फॉल्सेटो ही गा रही होती हैं। फिर नजम शिराज के साथ मेरे पहले गाने के बाद नजम ने मुझे कॉल की थी कि मेरे साथ परफॉर्म करो। ठीक है। तो मैंने जब परफॉर्म किया उनके साथ, तो मैंने 3-4 शोज़ किए, उसमें ही मुझे आइडिया हो गया कि यार यही इंसान है जो मुझे बेहतर राय देगा। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि जैसे तुम बात कर रही हो, तुम ऐसे क्यों नहीं गाती? तो मैंने कहा ऐसे कैसे मैं गाऊँ? तो उन्होंने कहा नहीं, तुम गाती हो, उस आवाज़ को तुम बनाती हो, बना के गाती हो। अच्छा। तो मैंने इसको बात को इनकार किया मानने से, क्योंकि मुझे लगता था जो बनी हुई है वो खूबसूरत है और वो लोग तारीफ करें बस, वो ठीक है। लेकिन फिर उसने मुझे ज़बरदस्ती गवाया और उसने मुझे रिकॉर्ड भी किया। तो उसने कहा ये हो तुम ये हो। अच्छा। तो फिर मैंने उसमें कुछ गाने खुद को कैसा लगा वो सुन के? खुद को मुझे अजीब लगा शुरू में तो। अच्छा। मैंने कहा ये कैसी आवाज़ है मेरी। हाँ, वो बहुत रॉ थी और बहुत जो अभी है जो मेरी आवाज़ है, खूबसूरत आवाज़ है। तो वो उस नजम का बहुत हाथ है इसमें। और उसके बाद फिर टीना जी, फिर तानपुरा, और अभी भी मैं बहुत बेसिक सी चीज़ों को की तरफ मेरी नज़र है। ठीक है। और क्योंकि उस तरह से मैं क्लासिकली ट्रेंड तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसकी समझ है। ठीक है। मतलब मैंने पिछले को 5-6 सालों में सिवाय क्लासिकल के और मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने सिर्फ वही सुना। और जैसे सलामत अली ख़ान साहब को मैंने बहुत सुना, मैंने बेगम परवीन अख्तर, बेगम अख्तरी बाई, और इसके अलावा बेतहाशा किशोरिया मोनिकर। मुझे इन लोगों का गाना बहुत मुझे मज़ा दे रहा था बहुत। ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि शायद वो वैसा तो नहीं जो उनके उसमें है, लेकिन वो बात मुझे समझ आ गई है कि क्या है। और वो मुझे लगता है कि समझाई नहीं जा सकती, ना बताई जा सकती है। वो जो भी इस तरफ जाएगा उसको खुद ही अपनी एक कहानी समझ आएगी कि क्या है। अच्छा। तो इस तरह से। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आपको कहा जाए कि एक गुलकारा है, शुमाइला हुसैन है, उसके म्यूज़िक को बयान करें, आपको क्या लगता है एज अ लिसनर उसका म्यूज़िक क्या है? क्या कहोगे, कैसे बयान करोगे?
अभी देखें, ये तो मुझे यहाँ से उठ के अपने आप को यहाँ रख के देखना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, तो बहुत ज़रा मुश्किल बताएं ना काम है। कैसे, मतलब क्या आपको लगता है कि मतलब कौन है, उसकी म्यूज़िक क्या है, वो क्या, उसके सफ़र को क्या नाम देंगी आप? मुझे लगता है जो वो महसूस करती गई, वो करती गई। सही। मतलब जो मैं महसूस करती रही, मुझे लगता है कि वही मेरा गाना है। और उसमें फिर ऑनेस्ट तो मैं थी ही अपने काम के साथ हमेशा से। और मुझे कुछ ऐसी बात थी कि मुझे ये पता लग जाता था कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर सकती, इस तरह का गाना मैं नहीं कर सकती। हालांकि मेरा कोई जॉनरा नहीं है किसी भी किस्म का। जैसे कि आप अगर ए आर रहमान से ये पूछें कि ए आर रहमान का कौन सा जॉनरा है, ए आर रहमान खुद ही एक जॉनरा है। बिल्कुल। वो हर तरह की चीज़ करते जाना, उसकी डिटेल में जाना। जैसे कि हम कहते हैं कि एक सैड सिचुएशन है, एक हैप्पी है, और एक शादी की सिचुएशन है। ये कोई मोटी मोटी बिल्कुल, हाँ, सिचुएशन मोटी मेन हाँ, उसके बीच में सिचुएशन है जिसमें ये प्रोड्यूसर्स या ये कंपोजर्स देखते हैं म्यूजिक को कि इस तरह अगर दो लड़के जा रहे हैं, एक लड़की से नाराज होके या लड़की नाराज होके जा रही है और दो लड़के तो ये भी एक सिचुएशन है। बिल्कुल। और इस तरह की बेतहाशा सिचुएशंस हैं जो 70s में 60s में भी उनका इस्तेमाल हुआ। लेकिन उस वक्त का तरीकाकार वही था, मतलब इर्द गिर्द एक दरख्त के इर्द गिर्द खड़े, तो वो एक सिंप्लिसिटी थी। फिर चीज़ें बढ़ती गईं और फिर वो गुलजार के टाइम पे हमें, गुलजार साहब के टाइम पे हमें ज़्यादा वाजिया नज़र आई। तो और वो मैं उस वक्त बड़ी हो रही थी, तो मेरे भाई आर्ट मूवीज़ देखते थे, तो उन्होंने मुझे, मैंने तो उसका म्यूज़िक भी इंटरेस्टिंग होता था, वो आर्ट मूवीज़ भी, तो वो सिचुएशंस भी कहीं ना कहीं जमा हो रही थी। तो वो सब ये मिल मिला के ही कुछ सब बन जाता। अच्छा, अभी के लिए मतलब रिसेंटली आपने साहिब जो है वो सॉन्ग रिलीज़ किया है, और वो जो शायर हैं वो जॉन एलिया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो ख़ास बात उसकी है, उसका एक आई डोंट नो इफ महसूसमेंट जो लफ्ज़ ठीक है, लेकिन उसके जो महसूसात हैं उस गाने को सुनने की, महसूस करती हूँ। बिल्कुल, जो उसकी जो पोइट्री है उसकी, वो कम्युनिकेट करती है आपके साथ, वो रन ऑफ द मिल नहीं है। तो आपके गानों की जो ख़ास बात है, जॉन को गाओ या जॉन से हटके किसी और का, और एक दो आपने जो और भी हमें सुनने का इत्तेफाक हुआ जिस पर आप काम कर रहे हो अभी, वो पोइट्री जो है वो कनेक्ट करती है। सो आप गाना को गाने के लिए पोइट्री जो है कैसे शॉर्टलिस्ट करते हो कि यार ये वाली जो है, क्या आपके साथ उसका कनेक्ट होना ज़रूरी है या बस रैंडमली चूज़ कर लिया, दैट्स इट? तो मैं इस इंटरव्यू में ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ जॉन एलिया को ही गाती हूँ। ऐसा नहीं है। मतलब मैं जॉन एलिया की शायरी मुझे बेहद पसंद है, और मुझे लगता है अब शायद बहुत अरसे बाद को जॉन एलिया की कोई चीज़ कंपोज शायद करूँ। तो मुझे लगता है कोई भी चीज़ जिसके अंदर एक कहानी सुनाई जा रही है, उसमें एक फ़ील है, उसमें एक सिचुएशन है, उसके साथ वक्त गुजारा गया है, वो कुछ भी है वो मैं करूँगी और वो अच्छा है। ठीक है। और दूसरा सवाल क्या था? सवाल ये था कि जब शायरी चूज़ करते हो तो कैसे तय करते हो कि यार ये वाला जो है इस पे काम होना चाहिए, शायरी कनेक्ट करती है, वो क्या कैफियत खुद पे गुजरी हुई होती है, या आपको लगता है कि कहते हैं कोई गट फीलिंग होती है कि यार ये बनेगा सही? हाउ यू चूज़ पोएट्री? गज़ल मेरे पास 3-4 गज़लें आई थी। अच्छा। वहीद अहमद साहब इसके शायर हैं, तो उनकी कुछ नज़में थी। मैंने कहा नज़म तो मैंने अभी तक नहीं की, तो गज़लें थी 2, तो उसमें से मुझे ये, जब मैंने ये गज़ल पढ़ी कि फूल इतने के दुहाई साहिब, वो चली तो नज़र आई साहिब, तो मुझे लगा कि एक विजुअल बनाना सामने कि बहुत सारे फूल हैं और कहीं पर एक मोमेंट हुई है, कुछ हलचल हुई है, यानी कि वो एक फूल हिला है। अच्छा। यानी कि वो फूल एक शायद लड़की है या वो फूल ही है, तो वो चली तो नजर आई, मतलब उससे पहले तो वो सब एक फूल ही थे। उसमें से जब कोई एक फूल हिला तो आपको समझ आया कि अच्छा ये कुछ मुख्तलिफ है। ठीक। तो ये विजुअल और ये बात मुझे बहुत अट्रैक्ट की कि फूल इतने कि दुहाई साहिब, वो चली तो नज़र आई साहिब। तो वो फिर आगे गज़ल तो वैसे ही एक अलग, मुझे तो गज़ल पसंद बहुत है। तो जब मैं उसको पढ़ती गई तो मुझे मज़ा आया। जब मुझे मज़ा आने लगा तो मैंने कंपोज किया उसे। जैसे कि फूल इतने के दुहाई साहिब, फूल इतने के दुहाई साहिब, वो चली तो नजर आई
फूल इतने सबने उस शौक को मजमून किया, सबने उस शौक को मजमून किया। हमने तस्वीर बनाई साहिब, वो चली तो नजर आई साहिब। ये बनाने के बाद मैं अब गा रही हूँ ये गाना। ओके अच्छा, जिक्र हो जाए कुछ अभी के लिए जो है वो आप एक शो की तैयारी कर रहे हो जी। और उसकी आजकल रिहर्सल्स हो रही हैं। कुछ नए जो हैं वो गुलकार आपके क्वायर में गाएंगे, बच्चे बच्चियां हैं जिनको सीखने का भी मौका मिलेगा और आपको जो है उनको उनके साथ काम करने का आपको मौका मिल रहा है। कुछ उसके बारे में बताओ हमें। ये कॉलोनी लाहौर साद शेख का है, उसी के घर में हम बैठे हैं इस वक्त। तो मुझे कुछ पिछले जब हमने एक गाना किया था, उसने डायरेक्ट किया था, उसने कोरियोग्राफी की थी उसकी, और अदील ने हाँ उड़ जा रहे। तो तब से फिर हम लोग उस 1-2 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, और वो मुझसे लगा हुआ कि शुमाइला जी ये आपने आना है, और ये जो एल्बम है और उसकी हमने वीडियोस वगैरह भी बनानी थी, पर वो कोविड की वजह से नहीं हो सकी। तो उसने कहा कि ये आपने करना है, ये शो तो होना ही होना है। तो अब ये है कि जॉन एलिया की जो गज़लें हैं वो हम जो है उसके अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, और सारे नए म्यूजिशियंस हैं और बड़े अच्छे म्यूजिशियंस हैं, और क्वायर में कोई 10-12 लोग हैं, और वो अभी हम सेलेक्ट करते जा रहे हैं, और साथ साथ रिहर्सल भी चल रही है। तो हम तकरीबन 15-20 दिन इस शो को रिहर्स करेंगे, फिर 2 से 3 जगहों पे परफॉर्म करेंगे। अभी तक तो यही प्लान है। ठीक है, तो मज़ा आ रहा है। अच्छा अभी के लिए जो अभी आप अपना ये शो तैयार कर रहे हो कॉलोनी में जो होने जा रहा है, उसमें आप कितने जो हैं वो गज़लें प्लान कर रहे हो कि गाओगे, और मतलब उसमें कैसे चुनेंगी ये गज़लें हमने गानी है? सब कुछ बता दो हैं ताकि शो पे आके आप लोग आए ही ना फिर शो पे। हम शो पे भी आएंगे, हम बल्कि चाहते हैं कि जो ये सब देख रहे हैं, जो BTS की बात हो रही है, उनको अंदाज़ा हो रहा है, देखने का इत्तेफाक हो रहा है कि क्या तैयारी हो रही है, लेकिन वो हाउ डिड मतलब शुमाइला हुसैन प्रिपेयर्स हर कॉन्सर्ट? यार मैं क्योंकि पेंटर भी हूँ, तो मैं हमेशा से चाहती थी कि जॉन एलिया की मैं एल्बम रिलीज़ करूँ तो मैं अपनी 10 पेंटिंग्स भी साथ में उसकी एग्जीबिशन करूँ, लेकिन वो खैर समा हो नहीं पाया उस तरह से। तो मुझे लगता था कि हम शेर को खोलें, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है शेर को, कि मुझे शेर किस तरह समझ आया। ये नहीं कि जो मुझे समझ आया वही एक आखिरी शेर का समझना है। मतलब मुझे तहतुल लफ्ज़ शायद अब इस तरह इस दौर में इतना इम्प्रेस नहीं कर रहा कि आपने एक शेर पढ़ दिया और ये कह दिया कि बस जिसको समझना है वो खुद समझ ले। नहीं समझ आ रहा लोगों को, जो मुझे बात समझ आई है कि उनको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो एक तो ये है कि हम शेरों को थोड़ा सा खोलेंगे, जो गाना है वो तो हम परफॉर्म करेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि शायरी बिल्कुल ही सारी आपको समझ आए तो ही आपको अच्छी लगती है। अब शुरू में तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आई, लेकिन मुझे अच्छी लगी, बाद में मैं फिर उनकी तरफ गई और मैंने उनके मतलब ढूंढे। ये भी एक तरीका है। लेकिन इसमें हमें ये था कि हम थोड़ी सी उससे शेर के अंदर एक पूरी कहानी होती है। तो अदील अफजल और मैं यही प्लान कर रहे थे कि एक छोटी सी कहानी भी उसके अंदर सुनाई जाए, और फिर हम गज़ल की तरफ आएँ, और फिर हम कहानी की तरफ जाएं, फिर हम गज़ल की तरफ जाएं, फिर कहानी की। तो इस तरह का कुछ चल रहा है दिमाग में। अभी हम उसको और मज़ीद पका रहे हैं कि कैसे उसको और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। सही। और फिर वो क्वायर होगा और म्यूजिशियंस होंगे, तो वो और भी, क्योंकि लाइव तो एकदम जिंदा म्यूज़िक में इतने अरसे की बात कर रही हूँ, मतलब लोगों के सामने परफॉर्म करना और उनका रिएक्शन उसी वक्त देखना कि क्या है। अच्छा, मैं जिन दोनों थैंक्स टू साथ मैं अबे काम से जो है मुतारिफ़ हुई थी, तो मैंने फिर जो है वो YouTube पे सर्च किया। मुझे बिल्कुल सर्च किया आपके गानों को, परफॉर्मेंसेस को। आई लाइक लव लिसनिंग टू योर म्यूज़िक। जो मैंने सुना लाइव, आपके इंस्टा लाइव चल रहा था जहाँ पे इत्तेफाक मुझे हुआ था पहली दफ़ा साथ के साथ आपका सुनने का। उससे पहले जो है उड़ जा रहे कि उसने शेयर किया, तो मैंने उसको सुना था।
जो मुझे मज़े का लगा आपके आई गेस कराची में किसी जगह पर जो है आपने कुछ परफॉर्मेंसेज वगैरह की हुई थी हाँ T12 के अंदर T2 में कि T12 जो है मतलब हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पर जो है वो बड़े मज़ेदार सी एक मतलब महफिल का एहसास हुआ, हालांकि वो लाइव नहीं था, वहाँ बैठे आप ऑलरेडी रिकॉर्डेड था, लेकिन उसको सुनते हुए महसूस हुआ नहीं जब मैं देख रही थी यूट्यूब पे, जब मैं देख रही थी तो मैं लाइव था, आपने लाइव गाया, लेकिन जब मैं एज अ व्यूअर देख रही थी बड़े अरसे के बाद तो मुझे उतना ही मज़ा आया जितना कि लाइव का लोगों ने एंजॉय किया होगा, क्योंकि आजकल जो है वो बहुत कम गुलकार हैं जो कि लाइव गा सकते हैं। यूजुअली जो है प्लेबैक चल रहा होता है, लोग लिप सिंग कर रहे होते हैं, उसका वो मज़ा नहीं आता। सो मुझे ऐसा लगता है कि लाइव के अंदर जो है वो गुलकार कम्युनिकेट कर पा रहा होता है, सुनने वालों से बात कर रहा होता है। जब आप लाइव गा रहे होते हो तो आपके ज़हन में क्या होता है, आपने सिर्फ अपना जो गाना तैयार किया है वो सुना देना है या कुछ सिखाना भी है? जैसे अक्सर हम सुनते हैं ना, मतलब अगर हम अल्लाह बख्शे जो है वो असद अमानत अली का कभी लाइव कॉन्सर्ट का इत्तेफाक हो तो बड़ा बीच में समझाते थे, अब ये मैं ऐसे करने जा रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ, कम्युनिकेट करते थे। तो पुराने उस्ताद जो थे, आप जब लाइव गाते हो जो कि आप उन चंद एक गुलकारों में हो जो कि अब भी लाइव गाता है, आप कैसे, हाउ यू प्लान कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे होगी, कम्युनिकेट करोगे? इतना मैं सही बताऊँ, मैं प्लान तो नहीं कभी किया और ना मुझे मेरा मकसद कभी ये रहा है कि कुछ सिखाना है किसी को। मुझे लगता है आप ही सीख रहे होते हैं सही। और लोग भी सीख रहे होते होंगे कुछ ना कुछ, मतलब मज़ा ले रहे होते होंगे। जैसे मैं जब भी लाइव गाती हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि इस दफ़ा जो मैंने गाया है इसमें ये मुझे ठीक हुआ है और ये ठीक नहीं हुआ, तो इसको ठीक करते हैं, अब नेक्स्ट टाइम भी वो करेंगे। अभी तो खैर शोज़ ही बंद हो गए थे, अब दोबारा से होना शुरू हुए। और लाइव मैंने परफॉर्म भी यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत कम किया है, पिछले को 2-2.5 साल से तो किया ही नहीं है कोविड की वजह से। तो ऐसे प्लानिंग तो नहीं होती, बस मेरा ये होता है कि जैसे आप कोई अच्छी फिल्म जब देख के सिनेमा से बाहर आते हैं ना तो वो फिल्म आपके साथ घर जाती है। मतलब मैं अगर कोई अच्छी फिल्म देख लूँ और मैं जब घर आती हूँ तो रास्ता भर फिल्म देखते हुए फिर अगले दिन सुबह नाश्ते पे वो फिल्म रहती है कुछ दिन मेरे साथ। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे कोई सुनने आया है तो वो कम से कम जब बाहर निकले तो वो कहे कि हाँ हम कुछ ले जा रहे हैं साथ, अब हमें मज़ा आया, बस इतना ही है। मुझे लगता है कि शायद एक आर्टिस्ट को यही चाहिए होता है, बाकी क्योंकि यही काम है, यही रोज़गार है, तो वो कुछ कमा भी आप लेते हैं उससे, वरना असल में तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, बाकियों का मुझे नहीं पता, आप जानते। सही। अच्छा इशमाला, अभी के लिए आप अपनी नेक्स्ट एल्बम पे काम आपने स्टार्ट किया है और इस दफ़ा जो है वो लैंग्वेज फ़र्क है, आप पंजाबी में कर रहे हो, तो उसका ख्याल कैसे आया? असल में करना मैं फ़ारसी में चाहती थी। अच्छा। मैंने फ़ारसी की क्लासेस भी ली और आगे भी कुछ उसकी पोइट्री के लिए भी कुछ क्लासेस, मैं पोइट्री ही समझना चाहती थी। ठीक है। मुझे लगता है जब आप किसी भी जगह की पोइट्री पढ़ते हैं तो उस जगह को आप जानना शुरू कर देते हैं कि वहाँ के लोग कैसे थे, वो कैसे बिहेव करते थे। जैसे फ़ारसी का मुझे हमेशा से एक फैंटेसी थी उसको जानने की, उस लैंग्वेज को, कि भाई क्या है। अच्छा। तो वो जब मैंने जानी तो मुझे शेर जब समझ आया और जब वो शेर को खोलते थे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे। अच्छा। और मैंने 1-2 चीज़ें भी फ़ारसी की कंपोज़ की, लेकिन क्योंकि इतना मुझे उस लैंग्वेज पे अबूर नहीं है तो साथ में फिर पंजाबी भी मैंने हल्की हल्की, मेरे एक दोस्त ने बड़ी हेल्प की पंजाबी में मेरी, तो वो मैंने जब करनी शुरू की तो मैंने गाए हुए भी थे पंजाबी गाने। आपको इतनी अच्छी लैंग्वेज अगर एक आर्टिस्ट को ना भी आती हो ना, सिंगर को, तो वो कहीं ना किसी तरह कर लेता है मैनेज, वो एक्सेंट पकड़ लेता है या वो चीज़ें कर लेता है। तो वो, लेकिन मैंने कहा यार मुझे ये जानना भी है, तो फिर मैंने शिव कुमार बटालवी और अमृता प्रीतम और इसके अलावा और बहुत सारे पंजाबी के शायर, जैसे शारिब को मेरे एक दोस्त ने इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा। तो वो उनकी डेथ हो गई, तो उनकी मैंने पंजाबी कुछ चीज़ें कंपोज़ की। ठीक। और अलग ही लैंग्वेज थी वो, मतलब इससे पहले ऐसा नहीं था कि अमृता प्रीतम जी को हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन हम उसके अंदर नहीं उतरे थे। तो वो जब मैं अंदर उतरी तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा पेनफुल है सारा चक्कर, या मुझे लग रहा है या शायद उनको आदत भी हो गई होगी इस चीज़ की। तो मतलब ऐसी शायरी है कि आपको बुखार ही चढ़ जाए पढ़ के कि भाई ऐसा भी होता रहा है। फिर उसमें अपने आप को ढूंढना, कुछ चीज़ें, मेरा एक दोस्त है जय सिंह, हरियाणा से है वो और सिडनी में रहता, सो उसने मेरी एल्बम के 2 गाने लिखे और वो मतलब पहली दफ़ा लिख रहा है वो गाने, शायरी वारी करता है। तो इस तरह मैं कोलैबोरेशंस मुझे पसंद है और मुझे लगता है कि कोलैबोरेशन से आप ज़्यादा सीखते हैं। सही। अब जैसे कि वो हरियाणवी जो लैंग्वेज है वो मेरे लिए बहुत नई है, उसका क्या एक्सेंट है वो मुझे बता रहा है कि, तो मैं सीख रही हूँ, वो मुझसे सीख रहा है सॉन्ग राइटिंग क्या है। तो मुझे लगता है यही है, ये बार्टर सिस्टम जो है ना,
ये शायद मुझे पसंद भी है। और इसी तरह करते करते ये एल्बम बन रही है। अच्छा, कितने गाने प्लान किए हैं इसमें? कितने इसमें गाने छः बनेंगे? 6 गाने। अच्छा, ओके, क्योंकि मैं और भी साथ में कुछ चीज़ें कर रही हूँ। ठीक है। और इस दफ़ा मुझे सबने कहा है कि यार तुमने, मेरे जो टीचर्स थे, कि तुमने पेंटिंग बिल्कुल छोड़ दी और तुम एक अच्छी रिफाइन आर्टिस्ट थी और ये बहुत बुरा हो रहा है। ठीक तो है। उन्होंने अपनी मतलब नाराज़गी का इजहार किया और मुझे भी एहसास हुआ। मैंने कहा हाँ, ये तो ठीक बात है। तो मुझे लगता है मैं थोड़ा उसको भी वक्त देना चाहती सही। हूँ। और इस एल्बम के बाद मैं शायद कोई थोड़ा ब्रेक भी लूँ। ओके। और बाकी ब्रेक उस तरह से तो आ ही नहीं सकता सिंगर की या कंपोज़र की ज़िंदगी में। कुछ OSTs हैं जो मैं कर रही हूँ, फिल्म्स के म्यूज़िक मैंने किए। और मैं उस तरफ भी आना चाहूँगी। मंटो में आपने जो है वो आवाज़ आपकी आई थी। हाँ जी, मंटो में मैंने सबसे पहली दफ़ा गालिब को गाया था। ठीक है। और उसके बाद फैज़ साहब की कुछ चीज़ें कंपोज की थी। तो सरमद ने मुझे ये मौका दिया था। ओके। और उसमें जो कैरेक्टर है मैडम का, उस पे जो आवाज़ है वो मेरी है। और वो एक तरह से मेरी पहली फिल्म अच्छा, कह लें कि जिसमें गाना आया। सही। फिर उसके बाद रेहान शेख की फिल्म आई थी आज़ाद, बिल्कुल। उसमें एक गाना प्रोड्यूस किया था मैंने, कंपोज किया था। और बाकी के गाने गाए थे, 4 गाने थे। सही। इसके अलावा फिर हाँ ये फिल्म थी। और उसके बाद फिर यासरा की फिल्म, यासरा रिजवी की हाँ जी। फिल्म से मैंने बहुत कुछ सीखा और उसने भी बहुत सिखाया मुझे और बहुत मुझ पर ट्रस्ट किया एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस था। अच्छा। उसके घर में रह के म्यूज़िक बनाना, स्टोरी टेलिंग हो रही है और पूरा स्क्रिप्ट सुनाया जा रहा है। और उस वक्त मैंने अपना शायद इस वक्त तक का, अभी तक का अगर कह लें बेस्ट, तो वो फिल्म सिचुएशंस के गाने थे। ठीक है। और कुछ सिचुएशंस मैंने भी दी और उसने भी एक्सेप्ट की कि हाँ ये होनी चाहिए, वो किया। फिर अस्मा की फ़िल्म के लिए मैंने 4 गाने किए, लेकिन अस्मा की डेथ हो गई अभी रिसेंटली। वो खैर वो फिल्म हो रही है, इंशाल्लाह वो होगी। तो वो फिर वो कंप्लीट करनी है कुछ चीज़ें। और एक फ़िल्म और आ रही है, वो अभी मैं शायद उस तरह ना बता सकूं। अच्छा। तो उसमें जॉन के गाने आपको ठीक, सुनने को मिलेंगे, फिल्म में मिलेंगे, कमाल हो जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा 2-3 और भी चीज़ें मुझे ऑफ़र हुई थी फिल्म के लिए जो मैंने नहीं की। क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? मुझे बस उसमें मज़ा नहीं, मेरा दिल नहीं उसमें लग रहा था। सही। हाँ, और दिल ना लगे तो फिर मज़ा नहीं आता। कैसे गाने। अच्छा, वो बहुत सारी दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया जब से आया है, फ़नकार जो है, जहाँ पहले हम कहते हैं कि फ़नकार की कोई बाउंड्री नहीं, कोई सरहद नहीं है। इट्स मच ईजियर कि एक गुलकार के लिए जो है वो लोगों तक पहुँचना, पेनिट्रेट करना होता है। तो अभी के लिए जो आप ये अपना इवेंट कर रहे हो, जॉन की शायरी की रेसिटेशंस हैं, आप गा रहे हो, आपका कॉन्सर्ट हो रहा है, इसको जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं और वो देखना चाहते हैं, वो उस तक कैसे पहुंच पाएंगे? क्या आप उसको ऑनलाइन भी रिलीज़ करने का इरादा रखते हो? हाउ इट्स गोना वर्क? हम उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है। हम एक डॉक्यूमेंट्री भी सोच रहे हैं जॉन एलिया की। और वो ज़रा सी थोड़ी मुख्तलिफ है, तो उसी के बीच में जो चीज़ें हम रिकॉर्ड BTS और इसके अलावा और चीज़ें, कि मेरे साथ जितने भी ये लोग काम कर रहे हैं, कुछ कोई 16 साल की लड़की है, कोई 18 साल का लड़का है, कोई 25 साल का लड़का है, तो ये वो लोग हैं जिन तक आते हुए शायरी फिर उस तरह से उन्हें नहीं मिल सकी, ना निसाब के अंदर ना वैसे। तो उनका एक्सपीरियंस भी मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह वो चौंकते हैं कि ये क्या बात हुई, कि बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, ज़माने भर से वादा कर लिया क्या, चाहे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुझे मुझसे मोहब्बत हो गई क्या, उस पर खुश हो रहे हैं और गा रहे हैं उसे। सही। और किससे इजहार मुद्दा कीजिए, तो मतलब उसका मज़ा ले रहे हैं उस चीज़ का। सही। तो वो भी मेरे लिए एक बड़ा एक्सपीरियंस है और उसी में फिर चीज़ें बाकी की भी हम लोग करते जाएंगे। सही। तो यही है। इससे पहले कि मैं इजाज़त लूँ, मैं चाहूँगी कि कोई आपकी पसंदीदा जो कंपोज किया गया आपका गाना है, कोई सा आपके आने वाली एल्बम को, गाई हुई एल्बम को पहला गाना कोई आपके जहन में आता है, वो हमारे देखने लोग के साथ शेयर करें। किससे इज़हार मुद्दा कीजिए, आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए, आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए, मुझको आदत है
की। आप मुझको मना लिया कीजिए। रंग हर रंग में है दाद तलब, खून थूकूं तो वाह वाह कीजिए। खून थूकूं तो वाह वाह कीजिए। आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए।